Question number first. Ambulatory patient are. एम्बुलेटरी पेशेंट क्या है? हमें पता है पेशेंट दो तरह के होते हैं, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। ये सबको पता होगा। जो इन पेशेंट होते हैं वो पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, और जो आउट पेशेंट होते हैं वो होते हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई की लाइन में लगते हैं, दवाई लेते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। ये अपनी खुद की चलती फिरती एम्बुलेंस है, इसे इन्हें क्या बोलते हैं? एम्बुलेटरी पेशेंट। ऐसी ट्रिक के लिए याद किया चलती फिरती एम्बुलेंस, मतलब ये वो है जो एम्बुलेंस का ये मतलब हॉस्पिटल में रहते नहीं है, स्टे नहीं करते, आते हैं, दवाई ली और चले गए। इन्हें आउट पेशेंट ही बोलते हैं। इसका क्या है? रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। अगर अब भी समझ नहीं आया तो एक बार और आसान भाषा में कह दूं, एम्बुलेटरी पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो आते हैं, हॉस्पिटल में दिखाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं, भर्ती नहीं होते। विच वन ऑफ दिस इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? इनमें से कौन सा जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन है? ये मैंने पहले भी बताया है अपनी किसी वीडियो में, पिछली में, मतलब ये तो पहली वीडियो है इसकी, हेल्थ वाले की, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की। इससे पहले शायद कोलोजी की उसमें बताया था कि वो ड्रग जिनके एडवर्स रिएक्शन होते हैं हम क्या बोलते हैं? आइडियोसिंक्रेसी। जो रेगुलर फॉलो कर रहा है उसे पक्का पता होगा। इसी तरह ये भी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे पता लगता है क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रहे हैं दो सब्जेक्ट में। वो भी टेरेटोजेनिक ड्रग इफेक्ट, ये बताया जो टेरेटोजेनिक ड्रग्स हैं ये क्यों मतलब अवॉइड किए जाते हैं लेने से, क्योंकि एक तो इनकी हैबिट पड़ जाती है, दूसरा ये जो फीटस के डेथ का सबसे मेन कारण क्या होते हैं? टेरेटोजेनिक ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट मतलब ये तो फर्स्ट क्लास है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की। इससे पहले हमने जो पिछले और सब्जेक्ट की क्लास किया उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन आया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। थैलिडोमाइड ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू, जी थैलिडोमाइड ट्रेजेडी है किससे रिलेटेड है? टेरेटोजेनिसिटी। जिसे लग रहा हो कि टेरेटोजेनिसिटी से क्या है, अभी ज़्यादा वीडियो नहीं डली है चैनल पे, आप जाके इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट मोहल्ला क्लिनिक के लिए ही अभी वीडियो डली है, ज़्यादा वीडियो नहीं है, आप उन्हें शुरू से फॉलो कर सकते हैं। ये सब चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन करी हुई है, इसलिए मैंने दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी है रिलेटेड है टेरेटोजेनिसिटी से। टेरेटोजेनिसिटी क्या है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका। यहाँ लगातार दो क्वेश्चन सेम उसका है, इम्पोर्टेंट टर्म है, ये तो याद रखना ही चाहिए आपको। टेरेटोजेनिसिटी फिलहाल हल्का सा बता रहा हूँ बेसिक। टेरेटोजेनिसिटी वो ड्रग्स होती है जिनकी आदत पड़ जाती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन को अगर दे तो उनकी फीटस की डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क इंडेक्स ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? थोड़ी सी वो हमें पता है, भारत के अंदर अगर कोई भी ड्रग है उसकी क्या डोज लेनी चाहिए, बच्चे को कितनी लेनी चाहिए, बड़े को कितनी लेनी चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से एपीआई डलेंगे, कौन से एक्सिपिएंट डलेंगे, किन्हें लेनी चाहिए किन्हें नहीं लेनी चाहिए। भारत के अंदर अगर कोई भी ड्रग के रिलेटेड बात है वो हम किससे पूछते हैं या किससे हमें पता लगता है उसकी इन्फॉर्मेशन? इंडियन फार्माकोपिया। इसी तरह का कोई ब्रिटेन का नागरिक है या ब्रिटेन में रहता है, ब्रिटेन की फार्मेसी से कोई ड्रग आ रही है तो उसके लिए बीपी जिम्मेदार होगा, मतलब सारी जो एडवाइजरी जारी करेगा बीपी करेगा। इंडिया के अंदर आईपी करता है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, इस तरह यूएसए में यूएसपी होगा। इसी तरह जो मार्क इंडेक्स है ये कहीं का आईपीबीपी नहीं है, ये क्या है? ये प्राइमरी सोर्स होता है। आईपी मतलब ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स है, इससे बड़ा और कोई इंस्टीट्यूशन या और कोई बुक नहीं है। ये वैसे बुक होती है जो हमें ड्रग्स के बारे में बता सके। इस तरह से ब्रिटेन में है वहाँ बीपी सबसे बड़ी है। उसके अलावा एक सेकेंडरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो क्या है? ये मार्क इंडेक्स। और इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। ये याद रखना जरूरी है, इसे कौन जारी करता है?
रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। अगर लैंग्वेज मतलब मैं बोल भी रहा हूँ, अगर मेरे लिखने में कुछ गड़बड़ लग रही हो, गड़बड़ इन द सेंस समझ ना आ रहा हो, तो आप ध्यान से सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट, बारबिचुरेट कोज, ये हमने फार्मा केमिस्ट्री के लेक्चर में किया है, एक ही वीडियो डली है अभी इसकी। बारबिचुरेट क्या करता है कोज? एडिक्शन, आइडियोसिनक्रेसी, एलर्जिक, यह सभी करता है। तो हमें पता है जो बारबिचुरेट्स हैं ये क्या करता है? हमें एडिक्शन करता है, बताया था कि ये दिमाग हिला देता है जब। विच वन ऑफ दीज इज अ इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट? याद रखना, सिंपल सी बात, जहां भी एंटीडोट वर्ड आ जाए और आपको एक्टिवेटेड है, ये डलती है। कोई भी एंटीडोट है उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल तो होता ही होता है। इसका काम क्या होता है? सिंपल भाषा में, आपने फेस वॉश वगैरह के ऐड देखे होंगे, वह एक काला सा एक गेंद सी होती है, बोल छोटी सी, पानी के गंदे पानी के अंदर डालते हैं, वो सारी गंदगी सोख लेती है, पानी साफ कर देती है। ऐड देखा होगा ये, पता नहीं गार्नियर का है किसका ऐड है, जोन सा भी होगा। तो इस तरह वो क्या है, वो एक्टिवेटेड चारकोल दिखाते हैं, जैसे वो गंदगी सोख लेता है, इसी तरह जो एक्टिवेटेड चारकोल एंटीडोट के अंदर पॉइजन को अपने अंदर क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है, या हम कह सकते हैं कैंसिल। एंटीडोट के भी कई तरह के यूज होते हैं, एक होती है उसके एक्शन को एडवर्स कर देती है, एक उसे ब्लॉक कर देती है, कोई कुछ करती है, कई तरह की होती है। एक एक्टिवेटेड चारकोल उन सबके अंदर लेकिन कॉमन होता है। एंटीडोट कैसे काम करती है, क्या काम करती है, इसके लिए भी हम आगे एचएपी के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और हेल्थ एजुकेशन में भी पढ़ेंगे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग across a membrane from higher to lower concentration। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जिसने पहली वीडियो से देखने स्टार्ट किया है उसे अपने आप ही थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आना स्टार्ट हो चुका होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होना भी चाहिए। जब हम अभी हमने सिर्फ 8-10 क्लास लिया, उसके अंदर ये हमें सब्जेक्टों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो पता लगने लगी, और ये भी पता लग रहा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। अगर कोई भी चीज़ हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है तो सीधी सी बात है, कोई भी उसके अंदर हमें एनर्जी वेस्टेज नहीं करनी पड़ेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव पैसिव मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से ये करवाया हुआ है। अब मुझे इतना, शायद या तो मैंने एचएपी में करवाया या ह्यूमन हेल्थ एजुकेशन में करवाया, लेकिन बहुत अच्छे से करवाया। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, हाइयर टू लोअर कैसे। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, इसी मानना पानी, क्योंकि इससे अच्छी ड्राइंग अभी नहीं बन पाएगी इससे। ये पानी है, एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर ये पानी है। अब हमने इन कंटेनर को आपस में ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। इधर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, इधर क्या है? लो कंसंट्रेशन है। अगर मैंने यहाँ ये ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, हम सबको पता है जो पानी है फ्लो करेगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो। क्या मुझे इसके अंदर बिजली लगाने की जरूरत पड़ेगी ताकि पानी इधर आए? कुछ भी नहीं लगाना, बस मुझे पाइप कनेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली पानी इधर से इधर ट्रांसफर होना हो जाएगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब पानी का लेवल दोनों के अंदर क्या हो? समान। इसी स्टेज को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं लगता। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स सोचें, इस तरह पानी कम है और मुझे पानी का फ्लो इधर से इधर करवाना है, तो क्या अपने आप पानी फ्लो हो जाएगा? सीधी सी बात है, नहीं होने का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एनर्जी लगानी पड़ेगी, या तो यहाँ एक मोटर लगा के पाइप से पानी इधर डालना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हो। इसे हटाओ। हाँ, ये रहा आपका घर, ये इसके ऊपर एक टंकी, और ये रहा आपका समरसेबिल। ये रहा पानी। पानी इधर ज़्यादा है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ क्या है? लो है। लेकिन
हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन तो हमें समझ आ गया, हाई से लो में आएगा। लेकिन क्या ये हाई कंसंट्रेशन से अगर मान लो धरती के कहीं इस जगह पे हमने सारा पानी निकाल के बाहर फेंक दिया तो यहाँ लो कंसंट्रेशन है, यहाँ से तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हमें ज़मीन से पानी निकाल के ऊपर डालना पड़े तो क्या ये अपने आप आ जाएगा? नहीं, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ में एनर्जी का यूज़ हो, और जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर किसी को अब भी समझ नहीं आया हो तो मैं एक लाइन में सिंपल उसमें बता देता हूँ। मेरी कोशिश यही है, बस समझ आना चाहिए। एक्टिव, याद रखना, एक्टिव हमेशा लो से हाई और पैसिव हाई से लो। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो बस वो ये रट ले दो चीज, ALHPHL, ALHPHL, इसे 3-4 बार बोल लोगे अपने आप याद हो जाएगा। एक्टिव लो से हाई, पैसिव हाई से लो। एक चीज और याद कर सकते हो, एक्टिव के अंदर एनर्जी खर्च होती है, पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं होती। अगला क्वेश्चन, क्रिएटिन क्लियरेंस रेट इज डिटरमाइंड टू नो। जो क्रिएटिन क्लियरेंस रेट है ये डिटरमाइन करता है किस लिए? मतलब रीनल एक्सक्रीशन रेट, ग्लोमेरुलस एक्सक्रीशन फिल्ट्रेशन रेट, पैसिव रीनल एब्जॉर्प्शन, नन ऑफ द अबव। ये हमारा करता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये होता कहाँ है? ये होता है हमारे नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन, न्यूरॉन मत समझना इसे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के अंदर ही हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। द डिसोल्यूशन रेट ऑफ टैबलेट इज रिलेटेड टू। जो डिसोल्यूशन रेट है टैबलेट का, किससे रिलेट करता है? ये करता है हमारा न्यूस-व्हिटनी इक्वेशन। ये कुछ नहीं है, ये एक मतलब एक साइंटिस्ट ने सीधा वो किया था कि हमारे जो स्टमक है ये जे शेप का होता है, इस तरह का, मतलब राउंड शेप का है। इसके अंदर कुछ HCl इस तरह के लिक्विड होंगे। उसके अंदर एक हम अगर टैबलेट डाल दें तो ये कितनी देर में डिसोशिएट होगी, 3 to 4 आवर में कितने % डिसोशिएट हो जाएगी, इनिशियली इसका क्या एक्शन होगा, इस बारे में जो रिसर्च की थी वो इन्होंने की थी। इन्होंने अपने नाम से फिर बता दिया कि जो एक मेडिसिन है 1 आवर में इतने % डिसोशिएट हो जाती है, इतने आवर में इतने हो जाती है। ये इन साइंटिस्ट ने बताया था। इसलिए डिसोसिएशन रेट किसी टैबलेट का किस इक्वेशन से निकालते हैं हम? न्यूस-व्हिटनी इक्वेशन से। आयरन प्रिपरेशन में कलर द यूरिन। जो आयरन प्रिपरेशन है यूरिन का कलर कैसा कर सकती है? ब्लैक। अगर किसी को याद रखने में वो हो तो आप ये सोच सकते हो अपने मन में, आपने अपने जीवन में आयरन को किस कलर का देखा है? मोस्टली ने ब्लैक कलर में, जब भी आयरन अपने मन में सोचते हैं ब्लैक कलर का ही आता है। Xylocaine HCl इज नॉट यूज्ड ओरली। जो Xylocaine HCl है ये मुंह से वो नहीं करते, मतलब ओरली आप मुंह से नहीं एडमिनिस्टर करते, मतलब लेते या खाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो Xylocaine HCl है ये अगर हम मुंह से ले तो ये मुंह में जाने के बाद ये इनइफेक्टिव हो जाता है, मतलब हमारे HCl से रिएक्शन करके इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। इसलिए हम इसे कभी भी ओरली नहीं लेते। HCl है, एसिडिक नेचर होगा ही, स्टोमक का इरिटेंट भी होता है वैसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्ट विद वैसोप्रेसिन। इन इसके अंदर से कौन वैसोप्रेसिन से इंटरेक्ट करता है? क्लोरप्रोपमाइड। सिफेलोस्पोरिन इज यूज्ड एज। जो सिफेलोस्पोरिन है हम किस तरह यूज करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव। विच वन ऑफ दीज इज ए एसिड सेंसिटिव। इसके अंदर एसिड सेंसिटिव
कौन सा है? टोलबुटामाइड, बेंजाइल पेनिसिलिन, कोर्टिसोन या पैरासीटामोल? बेंजाइल पेनिसिलिन। विच वन ऑफ दीज इम्पार्ट रेड कलर ऑफ यूरिन? रेड कलर यूरिन का किसकी वजह से होता है? रिफेम्बिसिन। एक और बात, रिफेम्बिसिन किस चीज़ की दवाई है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस की। और कई बार जो टीबी पेशेंट होते हैं उनका यूरिन रेड कलर का आता है, तो कई बार वो थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब उन्हें नहीं समझ आता किस तरह रिएक्ट करना है। तो ये नॉर्मल है, अगर कोई टीबी की मेडिसिन ले रहा है तो सबका नहीं, लेकिन कुछ लोगों का जो यूरिन है उनका कलर रेड हो जाता है। टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विद मेटल। जो टेट्रासाइक्लिन है फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्सेस मेटल के साथ मिलके। किसके साथ मिलके? एल्युमिनियम के साथ मिलके, आयरन के साथ मिलके, कैल्शियम के साथ मिलके या पोटेशियम के साथ मिलके? इसका आंसर है कैल्शियम के साथ मिलके वो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड टू इंक्रीज द सीरम लेवल ऑफ पेनिसिलिन? इसके अंदर से किसका यूज करता है सीरम लेवल पेनिसिलिन का इंक्रीज करने के लिए? ये होता है हमारा प्रोपेनिसिड। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर हिपेरिन? इनके अंदर से कौन एंटीडोट की तरह यूज होता है हिपेरिन के लिए? याद रखो, अगर एंटीडोट है, अगर एक्टिवेटेड चारकोल ऑप्शन में है वो तो हो गई, उसके में तो आपको फिर सोचना ही नहीं है। लेकिन यहाँ से स्पेशली मेंशन कर दिया हिपेरिन के लिए। दूसरा हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल ऑप्शन में भी नहीं है। अब हमें इसके अंदर से देखना है कौन सा है। अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा फास्ट लगी हो तो स्लो करके देख लेना, ऐसे पता नहीं लगता मैं फास्ट बोल रहा हूँ स्लो बोल रहा हूँ। ये होता है हमारा प्रोटामिन सल्फेट। अगर कुछ भी स्लो फास्ट या कुछ भी बता रहा हूँ, कम क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेनेशन कम करवा रहा हूँ कि ज़्यादा करवा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीकली बेसिक ड्रग आर एक्सक्रीटेड रेडियली इन। जो वीकली बेसिक ड्रग है वो एक्सक्रीटेड करते हैं किससे? एसिडिक यूरिन से, अल्कलाइन यूरिन से या न्यूट्रल यूरिन से, या इनमें से किसी से भी नहीं। तो याद रखने वाली बात है, जो वीकली बेसिक ड्रग है वो हम एसिडिक यूरिन से करेंगे। एसिडिक यूरिन में वीकली बेसिक ड्रग प्रेजेंट होती है। आज के क्वेश्चन यही समाप्त। कोई भी सजेशन हो, एडवाइस हो मेरे लिए या कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर हर संभव प्रयास करूंगा अपनी गलतियों को सुधारने का। या मैं गलत, मतलब मेरे पढ़ाने में स्पीड ज़्यादा है कम है, और ये जितने भी आंसर हैं सब ऑफिशियली मैच हैं, कोई भी अपने मन से नहीं बताया गया है। सब जो आंसर की में है या बिल्कुल ऑफिशियली से चेक किए हुए हैं, हर आंसर पे प्रॉपर वर्क करने के बाद ये लाए हैं। तो आंसर गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। कई बार मेरे मुंह से गलत निकल जाता है, पिछली एक दो वीडियो में गलती से मेरे मुंह से हो गया था, तो मैंने तुरंत, मैं अपनी वीडियो को बाद में खुद एक बार दोबारा देखता हूँ कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया फ्लो में बोलते हुए। तो एक दो जगह जैसे मैंने अभी बता देता हूँ, अगर किसी ने ना भी सुना हो, जैसे RNA की फुल फॉर्म बता दी मैंने, और मैं बोल रहा था, बात कर रहा था मैं RER की। मैंने बोला गलत नहीं है, उसके अंदर भी बात टॉपिक पूरा हो चुका था, लेकिन मैंने ऐसा बोला कि RER, जैसा हमें पता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, मैं DNA की बात कर रहा था और मैंने राइबोन्यूक्लिक एसिड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया, तो मैंने स्क्रीन पे RER लिख रखा था, मैंने DNA के साथ RNA बोल दिया। फिर मैंने प्रॉपर कमेंट के अंदर RNA DNA प्रॉपर मैसेज के साथ कि इसकी फुल फॉर्म ये है, इसकी फुल फॉर्म ये है। मैं दोबारा बता देता हूँ, RNA DNA दो होते हैं। DNA मीन्स डबल, वो सॉरी, RNA मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड RER मीन्स होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कई बार फ्लो में मुंह पे वर्ड नहीं आता एग्जैक्ट, एक सभ्य भाषा में बोलना पड़ता है ना, इसलिए। ये RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है। RNA, ये जो RER है ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक SER भी होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। बाकी एक बार अब दोबारा जब हम HEP के सुनाएंगे तो भी मैं दोबारा से डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू। कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आज का लेक्चर समाप्त।